अच्छा, लास्ट रिकॉर्डिंग बेटा मैंने अभी अपलोड नहीं करी, वो अभी मैं भूल गया था, तो आज जो है वो मैं अपलोड कर दूंगा दोनों रिकॉर्डिंग्स, ठीक है, आज वाली और लास्ट रिकॉर्डिंग भी। लास्ट जो हमारी बात हुई थी, ठीक है, लास्ट हमने वो पास पेपर के क्वेश्चंस किए थे और ये हमने टाइट्रेशन ग्राफ वगैरह जो है ये सारे देख लिए थे। इससे पहले हमारी बात हुई थी, ठीक है, ये इंडिकेटर्स की हमने बात कर ली थी। अच्छा, चॉइस ऑफ इंडिकेटर जो है वो अभी हमने डिस्कस नहीं किया है कि इंडिकेटर जो है ये आप कैसे सेलेक्ट करेंगे, मतलब कौन सा इंडिकेटर। लेट से अगर आप एक पर्टिकुलर टाइट्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, और उस टाइट्रेशन में आपके पास लेट से 3-4 इंडिकेटर्स आपको दिए जाते हैं। अब आपने सेलेक्ट करना है कि उनमें से कौन सा इंडिकेटर जो है वो बेहतर इंडिकेटर है, कौन सा इंडिकेटर को जो है वो सेलेक्ट किया जाए फॉर दैट पर्टिकुलर टाइट्रेशन, ठीक है। तो इसमें 3-4 चीज़ें हैं जो आपको देखनी पड़ेंगी जब भी आप इंडिकेटर सेलेक्ट करेंगे। तो हम बात कर लेते हैं चॉइस ऑफ इंडिकेटर। चॉइस ऑफ इंडिकेटर, ठीक है जी। तो जब भी हम इंडिकेटर्स की बात करते हैं तो इसमें 3 चीज़ें देखी जाती हैं। सबसे पहला जो आप कह लें कि पॉइंट है, इसमें एक मिनट चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, चलें एक मिनट। अच्छा, सबसे पहला जो इसमें पॉइंट आ जाता है हमारे पास वो ये कि जब भी आप इंडिकेटर सिलेक्शन की बात करेंगे तो पहली चीज़ जो इसमें देखेंगे दैट वुड बी के इक्विवेलेंस पॉइंट मस्ट मैच दी एंड पॉइंट, ठीक है। जो भी आपका इंडिकेटर है, ठीक है, उसका एंड पॉइंट जो है वो मैच करना चाहिए इक्विवेलेंस पॉइंट के साथ। तो इक्विवेलेंस पॉइंट मस्ट मैच द एंड पॉइंट, ठीक है। इक्विवेलेंस एंड पॉइंट जो आपके इंडिकेटर का जो एंड पॉइंट है दैट मस्ट मैच द इक्विवेलेंस पॉइंट, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि लेट से आप एक एसिड ऐड कर रहे हैं ब्यूरेट से, ठीक है। अब एसिड के जिस वॉल्यूम पे इक्विवेलेंस पॉइंट आ रहा है उसी वॉल्यूम पे एंड पॉइंट भी अचीव होना चाहिए, ठीक है। द वॉल्यूम यूज्ड ऑफ टाइट्रेंट मस्ट बी सेम फॉर इक्विवेलेंस एंड एंड पॉइंट, दोनों के लिए वॉल्यूम से। ऐसा नहीं कि एंड पॉइंट जो है वो आपने अभी 4 cm³ ऐड किया एसिड और एंड पॉइंट अचीव हो गया इंडिकेटर का, और इक्विवेलेंस पॉइंट अभी आना है 10 cm³ पे, तो ऐसा इंडिकेटर हमारे किसी काम का नहीं होगा, ठीक है। एंड पॉइंट मस्ट रिफ्लेक्ट द इक्विवेलेंस पॉइंट, तो इक्विवेलेंस पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों एक ही वॉल्यूम पे आने चाहिए, ब्यूरेट के एक ही सेम वॉल्यूम पे आने चाहिए, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये कि द कलर चेंज मस्ट बी शार्प, कलर चेंज मस्ट बी शार्प, ठीक है। मतलब कि फॉर एग्जांपल जो लेट से जैसे फॉर एग्जांपल फिनॉल्फिथिलीन है, ठीक है। अब जो कलर चेंज आए, जैसे फॉर एग्जांपल फिनॉल्फिथिलीन में क्या है कि कलरलेस टू पिंक हो गया, ठीक है। अब ऐसा ना हो कि ये ग्रेजुअल चेंज आ रहा हो, यानी आपके पास फॉर एग्जांपल आप ब्यूरेट से ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अभी आपने एक ड्रॉप ऐड किया फिर तो मतलब वो जो कलरलेस से पिंक वाला है वो उसमें 4-5 ड्रॉप्स लग जाए ब्यूरेट के, ऐसा ना हो। जस्ट एक ड्रॉप, यानी आप एक ड्रॉप ऐड करें, it becomes colorless to pink and on the other drop it becomes red, तो मतलब वो रेड आपकी किसी काम का नहीं है। तो वो मतलब एक बिल्कुल एक आप कह लें कि शार्प कलर चेंज आना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके पास मतलब आपने 3-4 सेंटीमीटर क्यूब एसिड की यूज कर ली जस्ट फॉर दैट कलर चेंज, तो कलर चेंज जो है वो शार्प होना चाहिए, ठीक है। तो ऑन ऑन जस्ट ऑन द एडिशन ऑफ, यानी आप चलो इसको हम कर लेते हैं कि देयर मस्ट नो ग्रेजुअल चेंज इन द कलर, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि द इंडिकेटर मस्ट चेंज कलर ऑन एडिंग 1 एक्स्ट्रा ड्रॉप, ठीक है। तो जैसे हम टाइट्रेशंस करते थे तो जस्ट जो आप एंड पॉइंट के करीब आते आते जो एक ड्रॉप आप ऐड करते हैं कलर चेंज हुआ और उसके अगले ड्रॉप पे आपका जो एंड पॉइंट है उससे आगे निकल गया,
ठीक है, वो एकदम से कलर जो है वो डार्क हो गया। तो अब यही अगर फॉर एग्जांपल आप कोई इंडिकेटर ऐड कर रहे हैं और वो लाइट कलर ही 6-7 ड्रॉप्स के अंदर लाइट कलर लाइट ही रह रहा है, कोई इसमें चेंज नहीं आ रहा, तो ऐसा इंडिकेटर जो है वो हम कहेंगे कि ये ज़्यादा सूटेबल इंडिकेटर नहीं होगा, क्योंकि इसमें पता नहीं लग रहा कि कितने वॉल्यूम पे कलर चेंज आया। ठीक है, अगर आप फॉर एग्जाम्पल ऐड करते रहे और कलर सेम वही रहा है, फिर 7-8 ड्रॉप्स के बाद जो है वो डार्क होना शुरू हुआ, तो ये समझ। ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि जस्ट एक ड्रॉप ऐड करें लाइट कलर और अगले ड्रॉप पे वो डार्क हो जाए, तो इस किस्म का जो इंडिकेटर होगा ये ज़्यादा बेहतर इंडिकेटर होगा। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट होगा, इक्विवेलेंस पॉइंट मस्ट मैच द एंड पॉइंट, और दूसरा पॉइंट क्या होगा कि कलर चेंज जो है ये शार्प होना चाहिए, और तीसरा पॉइंट हम कह सकते हैं इसमें कि देयर मस्ट बी अ डिस्टिंक्ट कलर चेंज, देयर मस्ट बी अ डिस्टिंक्ट कलर चेंज। ठीक है, जब आप कलर चेंज की बात करें तो एक बड़ा क्लियर कलर चेंज, ऐसा ना हो कि कलर चेंज भी हो जाए और आपको पता भी ना लगे। जैसे अक्सर आप टाइट्रेशन हम करते थे तो उसमें मतलब बहुत बाज़ औक़ात ऐसे कलर होते थे कि ब्राउन से ऑरेंज हो रहा है, तो वो मतलब इतना कोई क्लियर जो है वो पता नहीं लग रहा होता। इस किस्म के इंडिकेटर्स जो है ये ज़्यादा आप कह लें कि सूटेबल नहीं होते। तो ये 3 पॉइंट्स हैं, जब भी हम कोई इंडिकेटर सेलेक्ट करेंगे तो इसमें ये 3 पॉइंट्स जो हैं ये आपको देखने होंगे। ठीक है, अब इसमें आपके साथ में एक पिक्चर शेयर कर लेता हूँ। ठीक है, अब जैसे देखें आप ये डायग्राम देखें, इसमें हमारे पास ये डिफरेंट कलर चेंज यानी ये डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर, मिथाइल ऑरेंज, ब्रोमोफिनोल ब्लू, मिथाइल रेड, ब्रोमोथाइमोल ब्लू, फिनोल्फिथलीन। ठीक है, अब इनमें से आप कोई भी इंडिकेटर, ऑब्वियसली यूनिवर्सल इंडिकेटर तो आप कभी भी यूज नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि कलर की रेंज इतनी ज्यादा है। ठीक है, डिफरेंट कलर्स हैं, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर इज नॉट सूटेबल फॉर एनी सॉर्ट ऑफ टाइट्रेशन। ये किसी भी टाइट्रेशन के लिए आप कह लें कि ये सूटेबल नहीं है, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर तो जो है वो यूज नहीं किया जाएगा। अब मिथाइल ऑरेंज है, मिथाइल ऑरेंज के केस में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अब जैसे फॉर एग्जांपल हम कह रहे थे कि जी देयर मस्ट बी अ शार्प कलर चेंज। ठीक है, तो कलर चेंज ये मतलब हम ये कह रहे हैं कि जब हम मिथाइल ऑरेंज ले रहे हैं तो दिस वुड बी द कलर चेंज। ये जो आप कह लेंगे कलर चेंज होगा, ये हमारे पास कि ये आप कह लें कि लाइट पिंक से और फिर एकदम ऑरेंज से आप यूँ कह लें कि येलो हो रहा है, तो यहाँ पे जो है वो हम देख लेंगे ये एसिडिक रेंज है, ये इसकी बेसिक रेंज है। अब ये पीएच कहाँ पे चेंज कर रहा है? ये पीएच चेंज कर रहा है फ्रॉम अराउंड, लेट्स से आप कह लें कि फ्रॉम 3.5 टू 3.5 टू 4.5, ये इसकी रेंज नजर आ रही है, तो ये एक बड़ा क्लियर जो है वो कलर चेंज है। ठीक है, इसी तरीके से ब्रोमोफिनोल ब्लू हम देखें तो ये इससे ज़्यादा बेहतर इंडिकेटर है, क्योंकि इसमें येलो से ब्लू जा रहा है, और आप ये कह लें कि दिस वुड बी द रेंज ऑफ ब्रोमोफिनोल ब्लू। ठीक है, जिसमें ये जो है वो आपका एंड पॉइंट का कलर होगा। मिथाइल रेड हो गया, ब्रोमोथाइमोल ब्लू जो कि एट अराउंड pH 7 कलर चेंज कर रहा है। ठीक है, फिनोल्फिथलीन इन सबसे बेहतर इंडिकेटर इस हिसाब से, इसमें एक बड़ा क्लियर कलर चेंज आपको नजर आ रहा है कि कलरलेस से पिंक हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं जिनकी डिफरेंट रेंजेस जो है वो हम देख रहे हैं। तो आई होप यहाँ से आपको बात समझ में आ रही होगी कि कौन से मतलब जो तीनों फैक्टर्स थे वो यहाँ पे जो है वो हम देख सकते हैं इस कलर के अंदर। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर है बेटा? इसमें कोई कंफ्यूजन? जी, सब इंडिकेटर्स और पीएच ये नहीं बेटा, ये याद नहीं करने आपको ना, तो इनके आपको कलर याद रखने ज़्यादा बेहतर है कि फिनोल्फिथलीन, मिथाइल ऑरेंज वगैरह के कलर याद रहे तो बेहतर है। ठीक है, बट ये है कि मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं तो इसमें पीएच रेंज मेंशन होती है। ठीक है, पीएच रेंज मेंशन होती है, आपने जस्ट डिसाइड करना होता है कि कौन सा इंडिकेटर आपने सेलेक्ट करना है। ठीक, अब देखें लेट से हमारे पास डिफरेंट टाइट्रेशन हैं यहाँ पे, ये डिफरेंट टाइट्रेशन हम यहाँ पे देखते हैं। मुझे टाइम नहीं मिला, नहीं तो मैं ये सब कुछ पहले से रफ कर लेता, जल्दी में मैंने क्लास स्टार्ट की, पहले ही एक ग्रुप के साथ ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है ये सारा पार्ट। अच्छा जी, तो अब इसमें आप देखें ये हमारे पास 4 डिफरेंट टाइट्रेशंस हैं। ठीक है, और आप ग्राफ से पहचान सकते हैं। ठीक है, पहली जो टाइट्रेशन है ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन है, जिसमें हम बेस ऐड कर रहे हैं एसिड में। ठीक है, वी आर एडिंग बेस इनटू एसिड।
अब इसमें ये हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट है, यानी ये हमारी वर्टिकल लाइन आ रही है जिसपे इक्विवेलेंस पॉइंट अचीव हुआ है, ठीक। अब यहाँ पे हम दो इंडिकेटर्स को डिस्कस कर रहे हैं, फिनोल्फिथलीन को और मिथाइल ऑरेंज को। अब मिथाइल ऑरेंज की जो रेंज हमें नजर आ रही है कि मिथाइल ऑरेंज इज चेंजिंग इट्स कलर एट अराउंड फ्रॉम 3 पॉइंट समथिंग टू 4.5 और समथिंग, ठीक है। तो ये इसकी रेंज है, एंड दिस रेंज इज कमिंग ऑन दिस वर्टिकल लाइन। ये जो रेंज है ये आपकी इसी वर्टिकल लाइन पे आ रही है। इसका मतलब जिस पॉइंट पे, जिस वॉल्यूम पे इक्विवेलेंस पॉइंट अचीव हो रहा है, उसी सेम वॉल्यूम पे मिथाइल ऑरेंज भी अपना कलर चेंज करेगा। तो मीन्स फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन वी कैन यूज मिथाइल ऑरेंज, आप मिथाइल ऑरेंज यूज कर सकते हैं। और ऐसे ही अगर हम देखें तो फिनोल्फिथलीन भी मेंशन है, और इसकी जो रेंज है ये अराउंड 9 से और 8 पॉइंट समथिंग से 10 तक की रेंज नजर आ रही है, और ये रेंज भी सेम इसी वॉल्यूम पे आ रही है जिस वॉल्यूम पे इक्विवेलेंस पॉइंट आ रहा है। तो मीन्स वी कैन फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन वी कैन आइदर यूज मिथाइल ऑरेंज और वी कैन यूज फिनोल्फिथलीन। आप मिथाइल ऑरेंज भी यूज कर सकते हैं, आप फिनोल्फिथलीन भी यूज कर सकते हैं। दोनों ही इंडिकेटर जो है वो हमारी वर्टिकल लाइन के ऊपर आ रहे हैं। तो जिस वॉल्यूम पे आप कह लेंगे इक्विवेलेंस पॉइंट अचीव हुआ है, जिस वॉल्यूम पे बेस और एसिड दोनों इक्विमोलर रेशियो में आए हैं, उसी सेम वॉल्यूम पे ये दोनों इंडिकेटर्स अपना कलर चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो नो डाउट पीएच जो है वो दोनों की थोड़ी डिफरेंट है, बट वॉल्यूम जो है वो सेम यही है। तो जिस वॉल्यूम पे इक्विवेलेंस पॉइंट अचीव हुआ है उसी वॉल्यूम पे ये दोनों, तो आइदर वी कैन यूज फिनोल्फिथलीन और मिथाइल ऑरेंज फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वी कैन यूज आइदर ऑफ देम, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। जी, ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? स्लाइड नहीं बेटा, कोई स्लाइड नहीं दिखाई। जी, ये क्लियर है सबको बेटा, इसमें कोई कंफ्यूजन? ठीक है। तो फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड, अच्छा, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशंस में हम कह रहे हैं कि हमने सिंपल ये देखना है कि जो भी हमारा इंडिकेटर है, ठीक है, क्या उसका एंड पॉइंट जो है वो हमारी वर्टिकल लाइन पे आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। इसको चले मैं यहाँ रिपीट करने से बजाय यहाँ देखें तो आपको बात क्लियर हो जाएगी। जैसे लेट से अब ये क्या है, ये वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन है, दिस इज वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन। आप स्ट्रॉन्ग बेस ऐड कर रहे हैं इनटू अ वीक एसिड, ठीक है। तो अब लेट से ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था। अब स्टार्टिंग पॉइंट ही कहाँ से हो रहा है, तकरीबन 3 से, ठीक है। तो मिथाइल ऑरेंज ने जो है, आप कह लें मिथाइल ऑरेंज का जो कलर चेंज है वो इस, अगर आप अपने ग्राफ को देखें तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मिथाइल ऑरेंज का कलर चेंज हो गया। और अभी इक्विवेलेंस पॉइंट जो है वो, यानी आप कह लें कि फ्रॉम 0 टू अराउंड 7.5 समथिंग आपने जब तक वॉल्यूम ऐड किया होगा बेस का, तब तक मिथाइल ऑरेंज अपना कलर चेंज कर चुका है, और बेस के 25 cm क्यूब पे इक्विवेलेंस पॉइंट आना है। तो मतलब मिथाइल ऑरेंज इज नॉट अ सूटेबल इंडिकेटर फॉर दिस टाइट्रेशन। हाँ, अगर हम ये देखें फिनोल्फिथलीन जो है, इसका जो कलर चेंज आ रहा है ये इसी वर्टिकल लाइन पे आ रहा है, जिस वर्टिकल लाइन पे वॉल्यूम, यानी जिस वर्टिकल लाइन पे हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट अचीव हुआ है, उसी पॉइंट के ऊपर आप कह लें सेम वॉल्यूम के ऊपर एट 25 सेंटीमीटर क्यूब, व्हेन वी हैव एडेड 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ बेस, phenolphthalein will change its color, ठीक है, and at the same volume equivalence point will be achieved. But for methyl orange, when we have added around 7 or 8 centimeter cube of base, जब आप 8 सेंटीमीटर क्यूब बेस ऐड कर चुके होंगे, लेट्स से दिस इज 8, ठीक है, तो मिथाइल ऑरेंज अपना कलर चेंज सूटेबल इंडिकेटर नहीं है। मिथाइल ऑरेंज जो है इसको आप यूज नहीं कर सकते। फिनोल्फिथलीन वुड बी अ बेटर चॉइस फॉर दिस, और आप कह लें कि ऑब्वियस चॉइस फॉर दिस इंडिकेटर। जी बेटा, अब बात क्लियर हुई है या अभी भी क्लियर नहीं है? ठीक है जी। तो सिंपल आपने ये देखना है कि जो आपका इंडिकेटर है उसका एंड पॉइंट किस वॉल्यूम पे आ रहा है, ठीक है। इंडिकेटर का एंड पॉइंट किस वॉल्यूम पे आ रहा है। अगर इंडिकेटर का एंड पॉइंट सेम उसी वॉल्यूम पे आ रहा है जिस वॉल्यूम पे इक्विवेलेंस पॉइंट अचीव हुआ है, देन यू कैन यूज दैट इंडिकेटर, ठीक है। और अगर 2-3 इंडिकेटर्स हैं जिनका वॉल्यूम मैच कर रहा है, तो फिर आप देख लेंगे किसमें ज्यादा अच्छा कलर चेंज आ रहा है, तो वो हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहां तक तो ये बात हो गई कि फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन वी कैन यूज आइदर फिनोल्फिथलीन और मिथाइल ऑरेंज। फॉर वीक एसिड्स ये चीजें आपको जहन में रखनी है, ठीक है बेटा, ये याद रखनी है कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में फिनॉल, क्योंकि अक्सर ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इंडिकेटर कैन बी यूज। कोई आपको कुछ नहीं देंगे, सिंपल कह देंगे व्हाट इंडिकेटर कैन बी यूज फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन, तो वी कैन यूज आइदर वन ऑफ देम। फॉर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, अब नाम से पता लग रहा है स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसका मतलब आपको वो इंडिकेटर सिलेक्ट करना है जो बेसिक रेंज में कलर चेंज करता है, और बेसिक रेंज में कलर चेंज करने वाला इंडिकेटर याद रखें, दैट इज ओनली
फिनोल्फिथलीन, जो कॉमन इंडिकेटर्स, वैसे तो बहुत सारे मिलेंगे आपको, बट कॉमन इंडिकेटर्स में फिनोल्फिथलीन बेसिक रेंज में कलर चेंज करता है। तो आप, अच्छा अब चलें हम नेक्स्ट ग्राफ पे जाने से पहले मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि व्हाट इंडिकेटर वुड बी सुटेबल फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस टाइट्रेशन। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस टाइट्रेशन में कौन सा इंडिकेटर सुटेबल होगा, फिनोल्फिथलीन, मिथाइल ऑरेंज या दोनों? आपके ख्याल में स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस टाइट्रेशन में कौन सा इंडिकेटर सुटेबल होगा? जी, मिथाइल ऑरेंज। ठीक है जी, सबको क्लियर हो गई ये बात? मिथाइल ऑरेंज वुड बी द सुटेबल इंडिकेटर एंड वी कैन सी फ्रॉम दिस ग्राफ एज वेल। ठीक है, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस टाइट्रेशन है जिसमें वी आर एडिंग वीक बेस इनटू अ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्टार्टिंग पीएच थी समवेयर अराउंड 1। ठीक है, और जो आप कह लें कि इक्विवेलेंस पॉइंट अचीव हुआ है एट 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वीक बेस एंड मिथाइल ऑरेंज इज चेंजिंग इट्स कलर एट द सेम वॉल्यूम। ठीक है, ये भी सेम वॉल्यूम पे कलर चेंज कर रहा है, तो वी कैन यूज मिथाइल ऑरेंज। बट फिनोल्फिथलीन जो है इसमें कलर चेंज आ रहा है फ्रॉम एट, आप कह लें कि अराउंड 30 से स्टार्ट होके ये फिर आगे कलर चेंज हो रहा है, तो मीन्स phenolphthalein is not a better indicator for, or आप कह लें कि suitable indicator for this type of titration. So for strong acid weak base titration we will select that indicator which changes its color in acidic range. ठीक है, तो acidic range indicator तो means we can use methyl orange। और कौन सा इंडिकेटर यूज हो सकता है मिथाइल ऑरेंज के अलावा? और कौन सा इंडिकेटर यूज कर सकते हैं आप? वैसे ही पूछ रहा हूँ कि इस किस्म के क्वेश्चन खैर पूछे नहीं जाते क्वेश्चंस, बट ये है कि मैंने अभी आपको टेबल दिखाया था, तो अगर किसी को याद है तो बता दें। ब्रोमोफिनोल ब्लू, ठीक है जी, तो ब्रोमोफिनोल ब्लू इसकी रेंज क्या है? बिलो 7। तो यस वी कैन यूज ब्रोमोफिनोल ब्लू, वी कैन यूज मिथाइल ऑरेंज और वी कैन यूज मिथाइल रेड एज वेल। ठीक है, तो ये सारे इंडिकेटर्स जो है वो यहाँ पे यूज किए जा सकते हैं। क्लियर हो गई बात? ठीक, उसके बाद आ जाए आप लास्ट में। लास्ट जो आपके पास है दैट इज वीक एसिड वीक बेस टाइट्रेशन। तो वीक एसिड वीक बेस टाइट्रेशन में ग्राफ से पता लग रहा है कि ना तो मिथाइल ऑरेंज यूज किया जाएगा बिकॉज मिथाइल ऑरेंज इज चेंजिंग इट्स कलर फ्रॉम 0 टू अराउंड 10 सेंटीमीटर क्यूब इंडिकेटर आ रहा है, और जो इक्विवेलेंस पॉइंट है दैट इज अराउंड एट 25। फिनोल्फिथलीन भी आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो सूटेबल चॉइस वुड बी, ऑल्दो बहुत मुश्किल होगी बट फिर भी a suitable choice for a weak acid weak base titration that would be bromothymol blue। bromothymol blue which changes its color from 6.5 to around 7.5। ठीक है, तो for weak acid weak base titration we would select bromothymol blue। bromothymol blue जी, क्लियर है यहाँ तक बात? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? ये इंडिकेटर्स, चॉइस ऑफ इंडिकेटर सबको क्लियर हो गई है बेटा बात कि हाउ वुड बी सेलेक्ट एन इंडिकेटर? अब पेपर में क्वेश्चंस अक्सर आते हैं जिसमें आपको रेंज दे दी जाती है, डिफरेंट इंडिकेटर्स की रेंज दे दी जाती है और फिर आपने सिंपल सेलेक्ट करना होता है, तो वो तो और आसान हो जाता है। ठीक है, इसमें तो फिर कोई मसला ही नहीं रहता। अच्छा जी, चलें, ये तो हमने बात कर ली चॉइस ऑफ इंडिकेटर्स की। नेक्स्ट अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इट इज बफर सॉल्यूशंस। जी, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर जो इस चैप्टर में से जो क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं बफर्स में से ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप ये कह लें कि ये आपका इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, बफर सोल्यूशन। इसमें कैलकुलेशंस भी हैं, इसमें थ्योरी पार्ट भी है। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बफर सोल्यूशन ऑलरेडी हम इसको डिफाइन तो कर चुके हैं एक दफ़ा, फिर इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। व्हाट इज अ बफर सोल्यूशन? बेसिकली इट इज अ सोल्यूशन which resist the change in pH of a system। ठीक है जी, it is a solution which resists the change in pH of a system। कोई भी सिस्टम है आपके पास, ब्लड हो सकता है, कोई सॉइल हो सकती है, कोई आप कह लें कि कोई केमिकल सोल्यूशन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आपने उसकी पीएच को चेंज होने से रोकना है। लेट्स से कि आपको एक सोल्यूशन दिया जाता है जिसमें आप डिफरेंट जो है वो कोई आप एसिड ऐड करके और बेस ऐड करके उसमें देखना चाह रहे हैं कि क्या चेंजेस आ रहे हैं, बट यू डोंट वांट टू चेंज द पीएच ऑफ दैट सिस्टम। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप उसमें सिंपली एक बफर सोल्यूशन जो है वो ऐड करेंगे
which resist the change in pH of a system when small amount, इसको डेफिनेशन को कंप्लीट करते हैं when, क्योंकि यहाँ तक ये कंप्लीट नहीं है, खाली ये कह देना कि चेंज द पीएच ऑफ अ सिस्टम ये काफ़ी नहीं है, कंप्लीट करना इसको क्या होगा कि when small amount of acid or base is added। ठीक है, यानी ऐसा नहीं है कि बफर सोल्यूशन जो है वो कोई जादू की छड़ी है कि बस आपने बफर सोल्यूशन डाल दिया और अब पीएच में कोई चेंज नहीं होगा चाहे आप कितना ही एसिड डालें और कितना ही बेस डालें, ऐसा नहीं है। ठीक है, बफर सोल्यूशन जो है इट रेजिस्ट द चेंज इन पीएच ऑफ अ सिस्टम व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस इज एडेड। आप थोड़ा ज़्यादा अमाउंट ऐड करेंगे, ठीक है, तो पीएच में ऑब्वियस चेंज आएगा। और ऐसा, और ये भी नहीं है कि बफर सोल्यूशन बिल्कुल पीएच को रोक देता है कि नहीं, जिस टाइम पे आपने स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड ऐड किया एट दैट टाइम भी पीएच में कुछ ना कुछ चेंज आता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ चेंज पीएच में आ रहा होता है। ठीक है, तो वो क्यों आता है वो भी हम देखेंगे, बट ऐसा नहीं है कि बफर सोल्यूशन बिल्कुल पीएच को रोक देता है एक जगह पे कि आप पीएच चेंज ही नहीं होनी, नहीं। ठीक है, और ये जस्ट इट ओनली वर्क्स व्हेन वी आर एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस। आप थोड़ा ज्यादा अमाउंट ऐड करेंगे तो इट विल ऑब्वियसली चेंज द पीएच। ठीक है, तो बफर सॉल्यूशंस, दे आर सॉल्यूशंस व्हिच रेजिस्ट द चेंज इन पीएच or which maintains the pH of a system when small amount of acid or base is added। ठीक है, तो ये तो सिंपल डेफिनेशन है बफर सॉल्यूशंस की, और ये आप बायोलॉजी में भी पढ़ते होंगे। ठीक है, मेन चीज जो हमने यहाँ पे बात करनी है कि व्हाट हाउ बफर सॉल्यूशंस आर मेड, और बफर सॉल्यूशंस होते क्या हैं। ठीक है, व्हाट आर बफर, ये तो डिफाइन कर दिया हमने। अब बफर सॉल्यूशंस दे आर आइदर mixture of weak acid with a salt of that acid with a strong base। ठीक है जी, ये जरा बात को समझें कि देयर आइदर मिक्सचर ऑफ वीक एसिड, यानी हम कह रहे हैं कि बफर सॉल्यूशन क्या होगा, बेसिकली इट इज अ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड प्लस सॉल्ट। अब ये जो सॉल्ट होगा, सॉल्ट कैसे बनता है, एसिड और बेस के मिलने से, तो ये जो सॉल्ट होगा इसमें यही वीक एसिड होगा, सेम यही वीक एसिड होगा प्लस अ स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो दिस सॉल्ट वुड बी मेड अप ऑफ सेम वीक एसिड। ठीक है, यही सेम वीक एसिड आपने यूज किया होगा प्लस अ स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो अ वीक एसिड and a salt and its salt, weak acid and its salt with a strong base। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको कि लेट्स से हम कहते हैं कि जी बफर सोल्यूशन है हमारे पास इथेनॉइक एसिड CH3COOH, इथेनॉइक एसिड प्लस इट्स सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो मैंने कहा जी मैं इथेनॉइक एसिड को रिएक्ट कर देता हूँ विद अ स्ट्रॉन्ग बेस, लेट्स से सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बन जाएगा CH3COONA, सोडियम इथेनोएट, तो दिस वुड बी अ बफर। ठीक है, CH3COONA, इथेनोइक एसिड एंड सोडियम इथेनोएट, दिस इज अ बफर solution। दिस मिक्सचर वुड बी नोन एज अ बफर solution। एसिडिक बफर भी आप कह सकते हैं इसको, मींस बफर्स आर ऑफ टू टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बफर्स, एसिडिक बफर्स एंड बेसिक बफर। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एसिडिक बफर। ये एसिडिक बफर है क्योंकि इसमें आपने वीक एसिड लिया। ठीक है, इथेनॉइक एसिड प्लस सोडियम इथेन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से हम कहते हैं कि जी कार्बोनिक एसिड। ठीक है, कार्बोनिक एसिड इज अ वीक एसिड H2CO3, और आपने सॉल्ट ले लिया पोटेशियम कार्बोनेट। ठीक है, इसमें बेस कौन सी यूज हुई होगी, ऑब्वियसली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ एसिडिक बफर। ठीक है, ये अगेन आपके पास एक एग्जांपल आ गई किसकी, एसिडिक बफर की। सो एसिडिक बफर्स दे आर मेड अप ऑफ वीक एसिड एंड देयर सॉल्ट विद, यानी सेम वीक एसिड आपने यूज करना है टू मेक सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। चलें, दो एग्जांपल्स। जी बेटा, क्लियर है यहाँ तक बात, ये समझ में आ रही है आपको? व्हाट आर एसिडिक बफर्स, एसिडिक बफर्स क्या होते हैं, किन दो चीजों का मिक्सचर होते हैं। ठीक है, तो चलें, आपने एग्जांपल देनी है मुझे, कम से कम 3 एग्जांपल्स चाहिए मुझे इधर कमेंट्स में, 3 डिफरेंट एग्जांपल्स एसिडिक बफर्स की, कोई भी बता दें, एक एक बता दें सारे।
जी, एसिडिक बफर्स की 3 एग्जांपल्स दे दें। प्रोपेनोइक एसिड प्लस पोटेशियम प्रोपेनोएट, ठीक है जी। और जी, ये तो एक एग्जांपल आई। जी, सारी ऑर्गेनिक में से ही एग्जांपल्स आएंगी। कोई अब एक जरा इनऑर्गेनिक से भी दे दें। तो ये तो ऑब्वियस हो गया कि कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड से साथ बना देंगे। ठीक है, ये बिल्कुल सही एग्जांपल्स हैं, बट कोई एक एग्जांपल मुझे इनऑर्गेनिक से भी दे दें। हाँ जी बेटा, इनऑर्गेनिक वीक एसिड की कोई एग्जांपल्स दे दें। अब देखें, ये आपका लास्ट ईयर चल रहा है A2 केमिस्ट्री का, और नेक्स्ट ईयर आपने एंट्री टेस्ट भी देने हैं। आप में से तो मोस्टली ज़्यादातर बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, तो एंट्री टेस्ट देने हैं आपने, और एंट्री टेस्ट की जब आप तैयारी करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वीक एसिड्स की एग्जांपल्स, इनऑर्गेनिक में से कौन कौन से वीक एसिड्स होते हैं। ऑल्दो ए लेवल्स में इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, बट आगे आपने चाहे सैट का पेपर देना है या आपने एंट्री टेस्ट देना है, एम कैट देना है, MD कैट देना है, तो इसमें बड़ी आपको ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो अभी से ये चीज़ें ध्यान में रखें। तो वीक एसिड्स, ऑल्दो ऑर्गेनिक एसिड सारे वीक होते हैं, बट अगर इनऑर्गेनिक में कौन कौन से एसिड्स हो सकते हैं? नाइट्रिक एसिड, HNO3 नहीं बेटा, नाइट्रिक एसिड तो स्ट्रॉन्ग एसिड है। नाइट्रस एसिड इज अ वीक एसिड। चले मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर लिखता हूँ वीक एसिड की। लैक्टिक एसिड इज अगेन ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, तो मैं ऑर्गेनिक तो सारे ही वीक एसिड्स हैं, मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ आपको इनऑर्गेनिक वीक एसिड्स की। ठीक है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो है, इट इज अ वीक एसिड, ये ध्यान में रखिएगा, ये वीक एसिड है। ठीक है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला क्या होगा? HNO2। नाइट्रस एसिड, इट इज अ वीक एसिड। ठीक है जी, नाइट्रस एसिड इज अ वीक एसिड। सल्फ्यूरस एसिड, H2SO3, सल्फ्यूरस एसिड इज अ वीक एसिड। वो तो बहुत ज्यादा वीक नहीं है, बट हम इसको काउंट करते हैं वीक में। सल्फ्यूरस एसिड। फॉस्फोरिक एसिड, H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड। आइसोसाइनिक एसिड, HCNO, आइसोसाइनिक एसिड। ठीक है, तो दीज आर सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ वीक एसिड्स। ये एग्जांपल, कार्बोनिक एसिड तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये सारे वीक एसिड्स हैं। अब इनमें से आप किसी के साथ भी स्ट्रॉन्ग बेस लगा देंगे तो सॉल्ट बन जाएगा। और फॉर एग्जांपल हमने फॉस्फोरिक एसिड के साथ, फॉस्फोरिक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड को आपने रिएक्ट कर दिया विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम फॉस्फेट बनेगा। ठीक है, तो फॉस्फोरिक एसिड एंड सोडियम फॉस्फेट, दे कैन एक्ट एज अ बफर, एज एन एसिडिक बफर। ठीक है जी, क्लियर है ये बात? ये एग्जाम्पल्स नोट कर लिए हैं आपने। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा बेटा, वीक एसिड्स की एग्जाम्पल ध्यान में रखा करें। और इसी तरीके से ये हमने एसिडिक बफर्स की बात कर ली है जी। यहाँ तक बात क्लियर है सबको? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? एसिडिक बफर्स क्या होते हैं? तो एसिडिक बफर्स क्या हो गए? ठीक है, एसिडिक बफर्स आर मिक्सचर्स ऑफ वीक एसिड विद द सॉल्ट ऑफ दैट वीक एसिड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, और बफर्स का काम क्या है कि दे मेंटेन्स द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, ये सॉल्यूशन की पीएच को मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है,
तो चलें आज हम इसको यहाँ तक रखते हैं एसिडिक बफर्स को। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, बेसिक बफर्स की बात करेंगे, बेसिक बफर्स क्या होते हैं, और फिर हम इनकी वर्किंग पढ़ेंगे, एंड देन फिर इनसे रिलेटेड कैलकुलेशंस हैं जो कि हम इंशाल्लाह ताला फिर मंडे से जो है वो इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आज मैं इसको यहीं तक रखूंगा। इसमें कोई क्वेश्चन किसी का कुछ पूछना हो आपको? क्लियर है सबको बात? ठीक है जी, चलें नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।